नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। एक मंच जहां पाकिस्तान के हर जाल, हर झूठ, हर फरेब को बेनकाब करते हैं, जो आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। नापाक वही देश जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन भारत को पता है कि ये देश अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाता है, क्योंकि इसकी सोच में, इसकी नसों में, इसके डीएनए में टेररिज्म है, आतंक है। नापाक के मंच पर आज पाकिस्तान की हर दोहरी चाल का पर्दाफाश होगा, क्योंकि आपके नापाक पड़ोसी का सच आपको जानना बहुत जरूरी है और यह सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। एक तरफ विदेशी कर्ज का बोझ है, दूसरी तरफ बढ़ता राजकोषीय घाटा और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क के आर्थिक हालात का रोना रोते हुए आईएमएफ से फिर दया की अपील की है। हमेशा आर्थिक स्थिति का रोना रोने वाले देश ने इस बार बाढ़ का बहाना बनाया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगस्त और सितंबर में देश में आई बाढ़ ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला है, जिसके कारण फसलें, बुनियादी ढांचा और लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान। आईएमएफ के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। एक हाथ में परमाणु, दूसरे हाथ में कटोरा। खैरात के लिए बनाया नया बहाना। पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एक तरफ विदेशी कर्ज का बोझ है, तो दूसरी तरफ बढ़ते राजकोषीय घाटे और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आईएमएफ से अपील की है कि 25 सितंबर को होने वाली $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की समीक्षा में पाकिस्तान की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और आईएमएफ का सहारा। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। आयात और निर्यात का संतुलन बिगड़ चुका है और महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। आईएमएफ ने इसी साल मई में पाकिस्तान को $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मंजूर किया था। इस पैकेज के तहत आईएमएफ ने करीब 50 शर्तें रखी, जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। 25 सितंबर को आईएमएफ ने इस पैकेज की तीसरी समीक्षा की। इस दौरान मार्च-जून 2025 की तिमाही के प्रदर्शन का आकलन किया गया। पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अगस्त में हुई पिछली समीक्षा में वो कई लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा था। शहबाज शरीफ की दया की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश आईएमएफ के साथ किए गए सभी वादों को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आईएमएफ को अपनी समीक्षा करते समय इस प्राकृतिक आपदा को भी ध्यान में रखना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक सुधार की राह पर है, लेकिन हालात मुश्किल हैं। उन्होंने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात के दौरान भी यही आग्रह किया कि बेल आउट पैकेज की समीक्षा में बाढ़ से हुए नुकसान को शामिल किया जाए। पिछली समीक्षा में असफल रहा पाकिस्तान। अगस्त में आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज की दूसरी समीक्षा की थी। इस दौरान पाकिस्तान 3 अहम लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका।
किसी भी प्रांतीय सरकार ने 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की बचत का लक्ष्य पूरा नहीं किया। पाकिस्तान का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4% रहा, जबकि आईएमएफ ने 5.9% लक्ष्य तय किया था। अन्य राजकोषीय प्रबंधन से जुड़े सुधार भी अधूरे रहे। ये नाकामियां आईएमएफ को पाकिस्तान पर और सख्त बना सकती है। आईएमएफ की सख्त शर्तें। आईएमएफ ने इस बेलआउट पैकेज के लिए लगभग 50 शर्तें लगाई हैं। इनमें से कुछ शर्तें तिमाही आधार पर और कुछ वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। अगली $1 अरब की किस्त जारी होने का फैसला इन्हीं शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान के लिए ये बेहद अहम है, क्योंकि विदेशी कर चुकाने और आयात के भुगतान के लिए उसे आईएमएफ की हर किस्त की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां, विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ, लगातार घटता विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ना, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ से नुकसान। शहबाज शरीफ की सरकार आईएमएफ से राहत पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिवा के बीच हुई मुलाकात के बाद पाकिस्तान के सूचना विभाग ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आईएमएफ से बाढ़ की तबाही को ध्यान में रखने की अपील की है। जॉर्जिवा ने बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि आईएमएफ समीक्षा में इन हालातों को किस हद तक शामिल किया जाएगा। इस बीच शहबाज शरीफ ने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से भी मुलाकात कर पाकिस्तान के व्यापक सुधार कार्यक्रम पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा पर प्रकाश डाला, जिससे उसे $33 अरब का नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ ने विश्व बैंक की नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क नीति का स्वागत किया, जिसके तहत पाकिस्तान को $40 अरब की मदद मिलेगी। इस मौके पर बंगा ने पाकिस्तान में सुधारों की सराहना की और निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया और बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने बंगा के नेतृत्व की सराहना की। विश्व बैंक को उनकी अगुवाई में अधिक कुशल और विकास केंद्रित बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उसके बाद पाकिस्तान को पानी की किल्लत होने लगी है। भारत ने साफ कर दिया कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब भारत ने उसी सिंधु नदी को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में पानी पहुंचाने का प्लान बनाया गया है। व्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने के लिए 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने पर काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का जिम्मा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T को सौंपा गया है। जाहिर सी बात है, अगर भारत ये पानी रोकेगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान का गला सूखना तय है। पाकिस्तान रोएगा खून के आंसू। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। प्लान जान खौफ खा जाएंगे शहबाज शरीफ। लोकसभा चुनाव 2029 से पहले केंद्र सरकार ने उत्तर भारत के कई राज्यों तक सिंधु नदी का पानी पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बीते शुक्रवार को सीनियर मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों का कहना है कि ब्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने के लिए 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने का जिम्मा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T को सौंपा गया है। कंपनी अगले 1 साल में ये रिपोर्ट तैयार करेगी। बैठक में भी ये साफ किया गया है कि इस परियोजना के सबसे बड़े तकनीकी चुनौती 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा।
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान। सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों की चट्टानों की गहन जांच कराई जाएगी। अगर किसी हिस्से में चट्टानें कमजोर पाई जाती हैं तो वहां पाइपलाइन बिछाकर सुरंग को सुरक्षित बनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का मकसद तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम पूरा करना है, ताकि जल्द से जल्द राज्यों को इसका लाभ मिल सके। सुरंग के साथ साथ एक नहर के निर्माण की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इस नहर के जरिए सिंधु नदी का पानी सीधे उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के कई राज्यों को होगा फायदा। इस परियोजना से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान और हरियाणा में पानी की किल्लत कम होगी। वहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंचाई को नया सहारा मिलेगा। दिल्ली जैसे महानगर में भी पेयजल संकट को दूर करने में ये परियोजना अहम साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना पूरी होने पर न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे शहरी इलाकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। सरकार का कहना है कि इस योजना को रणनीतिक महत्व का हिस्सा भी माना जा रहा है। दरअसल ब्यास नदी पर भारत का अधिकार होने के बावजूद इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की ओर बहता है। ऐसे में इस पानी का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के लिए करना भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा नीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर सिंधु ब्यास लिंक प्रोजेक्ट उत्तर भारत की जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि सुरंग निर्माण और भूगर्भीय चुनौतियां इसकी सबसे बड़ी कसौटी होंगी। क्या है प्लानिंग? रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों की चट्टानों की गहन जांच कराई जाएगी। ऐसे में अगर कहीं पर चट्टानें कमजोर पाई जाएंगी तो पाइपलाइन बिछाकर सुरंग को सुरक्षित बनाया जाएगा। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सुरक्षित तरीके से तेजी से काम करना है, ताकि राज्यों को इसका लाभ मिल सके और साथ साथ नहर के निर्माण की भी रूपरेखा तैयार की जा सके। नहर के जरिए सिंधु के जल को वहां पहुंचाया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। कितनी होगी किल्लत? इसके अलावा बता दें कि इस परियोजना के जरिए रावी ब्यास पर सतलज नदियां सिंधु बेसिन से जुड़ जाएंगी, जिससे भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम इस्तेमाल कर सकेगा। सूत्रों के मुताबिक इस काम को पूरा करने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील की चर्चा इन दिनों दुनिया में काफी है। इस डील को जहां कुछ मुस्लिम देशों की ओर से क्षेत्रीय स्थिरता के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं बलूच नेता मीर यार बलोच ने इसे एक भयानक खतरे की आहट करार दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को तत्काल सुरक्षित किया जाए। पाकिस्तान इसका बाजारीकरण कर रहा है, यानी परमाणु हथियारों को कमर्शियलाइज कर रहा है। आपको बता दें, सऊदी के साथ डिफेंस डील में पाकिस्तान ने सऊदी को परमाणु कवर दे रखा है। इससे पहले कि इस्लामाबाद, मीर यार बलोच का कहना है कि इससे पहले कि इस्लामाबाद इन्हें आर्थिक लाभ के लिए दूसरे देशों को बेचने की कोशिश करे। मीर यार बलोच का मानना है कि इस कदम से भारत, इजराइल, बलूचिस्तान, अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को गंभीर चुनौती मिलेगी। बलूच नेता ने दी बड़ी चेतावनी, परमाणु की होड़ रोकना बेहद जरूरी। पाकिस्तान कर सकता है परमाणु हथियारों का सौदा। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की रणनीति पर सवाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए हालिया रक्षा समझौते का ईरानी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में इस समझौते को व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत बताया। इस समझौते पर अरब और मुस्लिम देशों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। दूसरी ओर शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई इस डील को बलूच विद्रोही खतरे की तरह देख रहे हैं।
बलूच नेताओं ने समझौते के बाद पाकिस्तान से परमाणु बम छीनने की मांग की है। पाकिस्तान कर सकता है परमाणु हथियारों का सौदा। बलूचिस्तानी प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण को एक नई शुरुआत का संकेत बताया। उनका कहना है कि पाकिस्तान से परमाणु बम तुरंत ले लिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने परमाणु हथियार ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दूसरे देशों को कुछ अरब डॉलर में बेच दे। ऐसा हुआ तो दुनिया को उन्हें रोकने के लिए खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। परमाणु की होड़ रोकना जरूरी। मीर यार बलूच ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि परमाणु हथियारों की होड़ से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अमेरिका को ध्यान देना होगा। इस होड़ को शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को उससे छीनकर सुरक्षित करना होगा। पाकिस्तान के साथ ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का गठजोड़ बन रहा है। ये गठजोड़ भारत, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। Iran welcomes the defensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. मीर यार ने आगे लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते को ईरान का समर्थन मिला है। ये मुस्लिम अम्ब्रेला और परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने की दिशा में अहम कदम है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे छद्म युद्धों और उग्रवाद का समर्थन करने की सजा से बचना है। इस पर दुनिया को आंख बंद ही करनी चाहिए। परमाणु हथियारों की दौड़ से पहले कदम उठाना जरूरी। मीर यार बलूच का कहना है कि हमें परमाणु हथियारों की एक नई होड़ से पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का परमाणु जखीरा अब केवल उनके नियंत्रण में नहीं रह सकता। इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही ईरान, चीन, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक नया सामरिक ध्रुव बना रहा है, जो दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के लिए बेहद अस्थिरकारी हो सकता है। बलूचिस्तान में हार चुका है पाकिस्तान। मीर यार बलूच का कहना है कि पाकिस्तान बुरी तरह घिरा हुआ है। वो पहले ही बलूचिस्तान में अपनी लड़ाई को हार चुका है। पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के बहुमूल्य खनिज संसाधनों का दोहन करने में मुश्किल आ रही है। पाक सेना और सरकार बलूचिस्तान की लूट में असह्य हो रही है, इसलिए नए रास्ते तलाश रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देते हुए सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को अपने परमाणु हथियार बेचने के रक्षा समझौते कर रहा है। इससे पहले कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को विमान में भरकर इस्तांबुल, रियाद और अंकारा भेजे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। पाकिस्तान के परमाणु बमों को सुरक्षित कस्टडी में लेते हुए क्षेत्र को परमाणु हथियारों की दौड़ से रोकना होगा। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की रणनीति पर सवाल। बलूच नेता ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में संघर्ष हार चुका है। पाक सेना बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार नहीं जमा पा रही है। स्थानीय विरोध के कारण उन्हें खनिजों का दोहन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि अब पाकिस्तानी सरकार और सेना नई रणनीतियों की तलाश में है, जिनमें विदेशी सौदे, क्षेत्रीय समझौते और सामरिक हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों की तस्करी कर सकता है? बलूच प्रतिनिधि का दावा है कि पाकिस्तान चुपचाप एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे वो अपने परमाणु हथियारों को रियाद, अंकारा और तेहरान जैसे शहरों तक भेज सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र की कस्टडी में लेकर सुरक्षित करना चाहिए। ये न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।